अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है कि इलामा इकबाल की नज़म शिकवा इनके किस मजमूए में है। देखें, इलामा इकबाल की एक किताब है बांगे दरा, जो कि बहुत फेमस है। इसमें इनकी किताब शिकवा, इसमें इस किताब के अंदर इलामा इकबाल की जो किताब है बांगे दरा, इसमें नज़म शिकवा भी है और जवाब शिकवा भी है। इलामा इकबाल की नज़म शिकवा और जवाब शिकवा, जवाब शिकवा के जो मजमूए हैं, ये किस किताब में है? ये किस मजमूए में है? ये बांगे दरा के अंदर है। ये बहुत ही फेमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में सवाल आता है कि इलामा इकबाल की जो नज़में हैं शिकवा और जवाब शिकवा, ये किस मजमूए में है? तो ये बांगे दरा के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक और इनका मजमुआ कलाम लिखा हुआ है। मजमुआ कलाम है अरमगान हिजाज। ये बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। इलामा इकबाल का जो अरमगान हिजाज है, ये उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में है। ठीक है, तो ये भी बहुत दफ़ा सवाल, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। तो ये पहला सवाल ये है कि इलामा इकबाल की नज़म शिकवा इनके किस मजमूए में है? तो ये बांगे दरा इसका ऑप्शन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबज कदम होना। सबज कदम होना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? देखें, सबज कदम होना, अब इन चीजों को कैसे याद रखें? सबज कदम होना, ठीक है। मनहूस होना, कि किसी के सबज पाँव पड़, मतलब किसी के पाँव पड़ते हैं तो सबज कदम होना, इसका मतलब है मनहूस होना। सबज कदम होना, मनहूस होना। अच्छा, अब अगला सवाल है सिनफे हाइकू। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दो से, बल्कि वो एक से। अगर एक लाइन लिखी होती है तो उसको मिसरा कहते हैं। अगर एक लाइन लिखी होती है शेर की, एक लाइन, उसको मिसरा कहते हैं। अगर दो मिसरे होते हैं तो एक शेर बनता है। दो लाइनें होती हैं, शेर होता है, एक लाइन होती है तो मिसरा कहलाएगा। और दो को दोहा भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सिनफे हाइकू में कितने मिसरे होते हैं? एक मिसरा होगा तो मिसरा, दो मिसरे होंगे तो शेर बनेगा, तीन मिसरे होंगे तो क्या बनेगा? तीन लाइनें होंगी तो क्या बनेगा? तीन लाइनें होंगी तो सिनफे हाइकू कहलाएगा। अगर आपके पास एक मिसरा है तो आप कहेंगे कि ये एक मिसरा है। अगर दो मिसरे बनेंगे तो शेर बनेगा। अगर तीन मिसरे इकट्ठे होंगे तो सिंफ हाइकू कहा जाता है। अगर चार मिसरे होंगे तो उसको रबाई कहते हैं, रुबाई कहा जाता है। और अगर पांच मिसरे होंगे तो उसको क्या कहते हैं? पांच मिसरे होंगे तो उसको क्या कहते हैं? पांच मिसरों को मुखम्मस कहा जाता है। एक मिसरा, मिसरा। दो मिसरे शेर, तीन मिसरे सिनफे हाइकू, चार मिसरे रुबाई। रुबाई चार मिसरे, पांच मिसरे होते हैं तो उसको मुखम्मस कहते हैं। छह मिसरे होते हैं तो उसको मुसद्दस कहते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। और तीन के बारे में तो ऊपर बताया भी गया है। यानी कि हाइकू, हाइकू कहते हैं तीन मिसरे हो जिसके, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। कि हाइकू किसे कहते हैं? तीन मिसरे हो तो हाइकू कहा जाता है। और एक मिसरा हो तो मिसरा, दो हो तो शेर, तीन हो तो हाइकू, चार है तो रबाई, पांच है तो मुकम्मस, छह है तो मुसद्दस। तो सिंपल हाइकू में कितने मिसरे होते हैं? इसमें तीन मिसरे होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, उर्दू जुबान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? उर्दू जुबान का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे इसको, नून से नावल, नून से नज़ीर। पहला नावल निगार, उर्दू जुबान का पहला नावल निगार जो है, ये डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और शख्सियत है, मौलवी अब्दुल हक। याद रखिएगा, मौलवी अब्दुल हक जो है ये फेमस है किस वजह से? उर्दू, इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, ये इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। बाबाए उर्दू डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं।
आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जरबुल मिसल मुकम्मल करें, मुफ्त की डैश काजी को हलाल। ठीक है। देखिए, अगर शराब मुफ्त की हो जाएगी तो काजी को तो हलाल हो जाएगी ना। तो मुफ्त की शराब काजी को हलाल, क्योंकि वो मुफ्त होगी, काजी चाहेगा कि वो पिए। तो मुफ्त की शराब काजी को हलाल, तो इस तरह से इसके ट्रिक बनाएंगे हम। अगला, फिक्रा मुकम्मल करें, इसे कै डैश तो बाहर चला गया, इसे कै हुई तो बाहर चला गया, उसे कै हुई तो बाहर चला गया। ठीक है। अगला है, करना किस शायरी सिंध का जुज है, तो इसको मरसिया कहते हैं। ये मरसिया आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, बयान करना किस शायरी सिंध का जुज है, तो ये मरसिया है। अगला सवाल देखें, 98। सीनफे मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो हमने यहाँ पे मुसद्दस लिखा हुआ है, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। तो ये 6 मिसरे होंगे तो मुसद्दस कहलाएगा। 4 मिसरे होंगे तो क्या कहलाएगा, रब्बाई कहलाएगा। 3 होंगे तो हाइकू कहलाएगा। 5 होंगे तो मुकम्मस कहलाएगा। ठीक है। आगे, आगे देखें, सींत सींत कर रखना से क्या मुराद है। सींत सींत कर रखना से क्या मुराद है, हिफाजत से रखना। सींत सींत कर रखना यानी कि हिफाजत से रखना। ठीक है। तो उसके बाद ये जो शेर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फैज अहमद फैज का, कि मुझसे पैसी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है दरखुशा है यार। ये शेर किसका है, ये फैज अहमद फैज का है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हम फैज अहमद फैज को यहाँ से देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो फैज अहमद फैज हैं, इनके बारे में आपने काफी सारी चीजें याद रखनी है कि ये जो है 1911 में सियालकोट में पैदा हुए, और 1984 में इनकी वफात लाहौर के अंदर हुई थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, और कहाँ पे पैदा हुए थे, कहाँ पे वफात हुई थी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1911 में सियालकोट में पैदा हुए, 1984 में लाहौर में इनकी वफात हुई। फैज अहमद फैज, एक चीज आपको मैंने बताई थी, लिनन प्राइज, लेनिन प्राइज। ठीक है। लेनिन में 5 लेटर्स आते हैं, इसका मतलब है 1925 में ये प्राइज स्टार्ट हुआ। ठीक है। एक, अच्छा, लेनिन यानी कि लेनिन प्राइज 1925 में स्टार्ट हुआ। लेनिन में 5 लेटर्स आते हैं, 1925 में ये प्राइज स्टार्ट हुआ। ये जो प्राइज है ये रशिया दिया करता था, और पाकिस्तान जैसे नोबेल प्राइज है, इस तरह का एक प्राइज है लेनिन प्राइज जो रशिया दिया करता था। अब ये प्राइज खत्म हो चुका है। लीलन प्राइज जो है ये पाकिस्तान के आज तक 2 ही बंदों को मिला है। एक है फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, फैज को 1962 में मिला था। और अब्दुल सत्तार ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी दूसरे बंदे हैं जिनको 1988 में ये प्राइज दिया गया था। तो लेनिन प्राइज के बारे में सवाल आते हैं अक्सर पेपर में कि ये लेनिन प्राइज कब स्टार्ट हुआ, 1925 में स्टार्ट हुआ। और फैज अहमद फैज पाकिस्तान के बंदे हैं, इनको दिया गया था 1962 में। और अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में दिया गया था। तो ये 2 बंदे हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के 2 बंदे हैं जिनको लेनिन प्राइज दिया गया था। और फैज अहमद फैज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जिंदा नामा इन्होंने लिखा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। नज़म जो है हार्ट अटैक, वो इन्होंने लिखी थी। और इसके बारे में और कुछ और चीज़ें मैंने आपको इनके बारे में बताई थी कि अ, जागा हुआ सवेरा इनकी फिल्म। और अगर बात करें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी फैज़ अहमद फैज़ से रिलेटेड, वो आपने चीज़ें लाजमी याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अहमद नदीम कासमी के बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कि अहमद नदीम कासमी का जो असल नाम है वो अहमद शाह ऐवान है। मैंने आपको बताया था कि आंचल इन्होंने घर लिया था। मैंने आपको बताया था आंचल, घर से घर तक, और चौपाल, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सारे ये इनके अफसाने हैं जो मैंने आपको बताए थे। और भी काफ़ी सारे थे, आपने इनको भी देख लेना है, ये भी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है। अब अगले पेपर की तरफ चलते हैं। जब भी आपको एक सवाल मिले, उसके जितने जवाब हो उनको करने की कोशिश करनी है, जो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं।
अगले पेपर की उर्दू देखते हैं हम। यहाँ पे पहला सवाल है कि दर्ज झैल में से ज्यादा सफरनामे किसने लिखे हैं। सफरनामे, ठीक है। एक बंदा है, आपने याद रखना है, मुस्तंसर हुसैन तारड़। उसको सफर करने का बड़ा शौक था। मुस्तंसर हुसैन तारड़ को सफर करने का बड़ा शौक हुआ करता था। ठीक है, आप लिंक शेयर कर देना ग्रुप। आप ना अपना ईमेल शेयर कर देना, ठीक है ना। अच्छा, सफरनामे देखिए, आपने कैसे याद रखना है। आप ये रट्टा नहीं लगाओगे, आप इसको एक समझोगे, एक कहानी बनाओगे। उसके बाद यकीन करो, ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलेगी। एक दफा कहानी बना के याद करो अच्छे से, उसके बाद आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, मुस्तंसर हुसैन तारड़, ये वो बंदा है जिसने बहुत ज्यादा सफर किए हैं। एक जगह से दूसरी जगह बड़ा जाने का इसको शौक था। इसने सफरनामे, सबसे ज्यादा सफरनामे भी इसी ने लिखे हैं। क्योंकि इसको सफर करने का शौक था तो इसने सफरनामे भी लिखे। मुस्तंसर हुसैन तारड़, मुस्तंसर हुसैन तारड़, जब भी ये नाम आपके सामने आएगा आपने याद रखना है कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा सफरनामे लिखने हैं। अगली पर्सनैलिटीज में देखेंगे तो सफरनामे सबसे ज्यादा मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने लिखे हैं। अच्छा, अगली ये देखें, इशफाक अहमद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इशफाक अहमद गडरिया, गडरिया की वजह से फेमस है, अपने अफसाने गडरिया की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इनकी बीवी का नाम बानो कुदसिया है, ये भी मैंने आपको बताया था। बानो कुदसिया की डेथ हो गई थी और सिविल सर्वेंट थी, एक्सीडेंट हुआ था। तो वो चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। और उनके भी कुछ नावल वगैरह हैं, इनका तो गडरिया है, उनके भी हैं कुछ, वो भी आपने लाजमी देखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और शख्सियत है, अमजद इस्लाम अमजद। अमजद इस्लाम अमजद के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 2023 में इनकी वफात हो गई है। 10 फरवरी 2023 को अमजद इस्लाम अमजद, ये पोइट हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये पेपर में आ सकते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद की डेथ कब हुई, डेट पूछ सकते हैं, 2023 के करंट अफेयर पूछ सकते हैं आप आपसे कि अमजद इस्लाम अमजद की डेथ कब हुई। तो 10 फरवरी 2023 को इनकी डेथ हुई है। अच्छा, इनका आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि काफी सारी पर्सनैलिटीज हैं और हर चीज को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेगम अख्तर याजुद्दीन, इनसे रिलेटेड अभी तक कोई सवाल नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, बस ये याद रखना है, सबसे ज्यादा सफरनामे किसने लिखे, मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने लिखे हैं। अगला सवाल देखें, ये शार आम नहीं है, ये शार आम नहीं है, ये है इसका आंसर। अगला देखें। अच्छा, यहाँ पे एक शेर है कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी। उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौर जमाना, जमाना चाल कियामत की चल गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसको कहानी कैसे बनाए देखें। अब एक जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस शाह उसका नाम है, दीन से ताल्लुक रखता है। जस्टिस शाह, जस्टिस शाह कहा जाता है उसको, दीन से ताल्लुक रखता है। और वो एक लड़के को कह रहा है, एक बंदे को कह रहा है, उसका नाम है हुमायूं, मतलब जस्टिस शाह दिन हुमायूं, एक जस्टिस का नाम है जो शाह है, दीन हुमायूं, जस्टिस शाह दिन हुमायूं। वो कहता है कि उठो वरना वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक अदालत लगी हुई है, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस। तो उसका नाम है जस्टिस शाह, दीन का बंदा है, दीन पे बहुत अमल करता है, तो जस्टिस शाह दिन हुमायूं। उसने कहा कि अगला बंदा जो है, उसने कहा कि आप अपने हक पे आवाज उठाएं, आप क्यों नहीं बोल रहे, अभी से उठो, उठ जाओ और क्या कहते हैं, मुझे बताओ कि क्या माजरा है, इंसाफ मैं करूंगा। ये चीजें वो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, मतलब कहानी बना के अगर आप इन चीजों को करोगे तो ये चीजें कभी भी नहीं भूलेंगी। जब भी आएगा ना उठो बगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, आपने इसके जवाब नहीं याद रखने, आपने सवालों से ही इसका जवाब निकालना है। उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौर जमाना चाल कियामत की चल गया। यानी कि जब आपको ये स्टेटमेंट मिल जाए कि उठो, यानी कि एक ऐसा बंदा, जज कह रहा है अगले बंदे को कि उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी। अब जो तुम्हारे ऊपर कियामत गुजरी है वो दोबारा से नहीं गुजरेगी कभी भी, अभी से उठ के मुझे अपना सब कुछ बताओ, सच बताओ, ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। तो जस्टिस शाहदीन हुमायूं, जब भी ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगी तो आपको इसका खालिक, यानी कि ये जो इसका जवाब है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये बार बार रिपीट होते हैं।
इस वजह से जो सवाल पेपर में आ चुका है वो आपको लाजमी करना है। अच्छा, अगला। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, फिर इस चमन में बूम बसे या हमा और बसे, ये किसने तख्लीक किया? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखो कि बुलबुल बुलबुल जो होता है वो गुलाम होता है। ठीक है। बुलबुल जो होता है वो गुलाम होता है। और वो बुलबुल गुलाम होता है। किसका होता है? मुस्तफ़ा हमदानी का। ठीक है। मुस्तफ़ा हमदानी का गुलाम, यानी कि हमदानी मुस्तफ़ा मुसहफी का गुलाम होता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जब भी आएगा बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, फिर एक चमन में बूम बसे, हाँ बसे। तो जब भी ये आएगा तो आपने याद रखना है बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, यानी कि बुलबुल आज़ाद हो चुका है, बुलबुल गुलाम हुआ करता था हमदानी मुसहफी का। तो इस तरह से आपने इसका शायर, इसका जो वो है गुलाम, यानी कि गुलाम होता था हमदानी मुसहफी का। तो जब भी आएगा बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया आपके सामने, इसका जो राइटर है वो आपको इसका पता होना चाहिए फौरन आपके सामने, इसका आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। फारसी और उर्दू, यानी कि किस शायर ने अपनी शायरी को बेरंग मन अस्त कहा है? बस, किस शायर ने अपनी शायरी के मजमूओं को बेरंग मन अस्त कहा है? तो वो मिर्जा गालिब साहब हैं। मिर्जा गालिब की डेट भी आती है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1797 के अंदर पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। और 1869 में इनकी डेथ हुई थी। इसकी डेथ आपने देख लेनी है, मेरा ख्याल है दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अगर हम इसको थोड़ा सा सर्च भी करें, इसको चेक कर लेते हैं। मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के बारे में बिल्कुल सही था। मैं 1797 के अंदर आगरा में पैदा हुए। और 1869 में दिल्ली के अंदर इनकी वफात हुई थी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी पेपर में आ चुकी हैं, ये आपने लाजमी याद रखनी है। इनको मिर्जा असदुल्ला बे गालिब कहते हैं, इनका पूरा नाम है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस शायर ने अपनी शायरी को बेरंग मन अस्त कहा है, तो वो मिर्जा गालिब साहब है। अब आगे अगर देखें तो मोमिन खान मोमिन के शेर मैंने आपको बताए थे। वो शेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करने हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये काफी सारे शेर थे, हमने लिखे थे। तो मिर्जा गालिब के भी कुछ शेर थे, ये हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लासों में। ये जितने शेर हैं ये आपने लाजमी करने हैं। आगे चलते हैं। अगला मोमिन खान मोमिन के शेर आपने करने हैं इलामा इकबाल के बारे में। आज हमने डिस्कस किया कि इलामा इकबाल ने बांगे दरा जो मजमुआ लिखा था, उस मजमुए के अंदर इनकी इनके दो जो नज़में हैं, एक है शिकवा और दूसरी है जवाब शिकवा। और इनकी एक किताब है अरमगान हिजाज, ये वो किताब है जो उर्दू और फारसी पर मबनी है। इसका नाम मैंने शेयर कर दिया आपको। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये जो शेर अगली लाइन है, हम अपनी जात के काफिर और बरगिद की छाँव बरगिद की धूप में जैसे मुनफरिद उन्वानात पर मबनी शेर मजमूओं के तख्लीकार हैं। अच्छा, इसमें देखना, इसमें एक बंदे को निकालना है कि ये बंदा कौन है। जात, हम अपनी जात के काफिर सैयद और बरगद की छाव, मतलब हम अपने लिए तो बुरे हैं ही सही, और बरगद की छाव में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो सैयद मुबारक शाह, यानी कि हम अपनी जात के लिए काफिर हैं, लेकिन बरगद की छाव में धूप में हम ऐसे बैठे हैं जैसे हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं।
तो सैयद मुबारक शाह, तो इस बंदे का नाम हमने निकाल लिया मुबारक शाह। ठीक है, बरगद की छाव में बैठ गया ना वो मुबारक अपने आप को समझता है, तो सैयद मुबारक शाह, यहाँ से हमने इसका नाम निकाला। सैयद मुबारक शाह, यहाँ से हमने इसका नाम निकाला। अगली लाइन देखें, बेगमात के आंसू 1857, इसके मुसन्निफ कौन है? बेगमात के आंसू एक किताब है, बहुत ज्यादा फेमस है, 1857 की जंग आज़ादी से रिलेटेड है ये किताब। ये ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है, ख्वाजा हसन निज़ामी। अब याद रखिएगा, जो हसन निज़ामी है उन्होंने उस निज़ाम को इसके अंदर बताया है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने निज़ाम को बताया है कि 1857 की जंग आज़ादी के में क्या क्या हुआ था। तो बेगमात के आंसू जो 1857 की जंग आज़ादी है, इसमें इन्होंने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने इनको पूरी डिटेल के साथ बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है, दुरुस्त ज़रबुल मिसल कौन सी है? पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल। अच्छा, आगे, शाखे जैतून से मुराद है अमनो आशती। ये पेपर में बहुत दफा सवाल आता है और आगे भी आएगा कि जैतून की शाख से क्या मुराद है। कभी ये उर्दू में सवाल आता है, कभी ये इंग्लिश में सवाल आता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है अमनो आशती। अगला देखें, अबू तुराब अबू हुरैरा, हुरैरा, हजरत हुरैरा जो थे ना, अबू हुरैरा, वो, उनको बिलियों वाला कहा जाता था, बिलियों वाला। ठीक है, अबू तुराब अबू हुरैरा और अबुल असर, अबू हुरैरा जो हैं ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मर्दों में कुरान, सबसे ज्यादा मर्दों में हदीस को इकट्ठा किया। और औरतों में कौन है? हजरत आयशा। अच्छा, ये जो जितने भी जहाँ पे अबू अबू लिखा हुआ है, ये अबू क्या चीज है? ये कुनियत है, ठीक है ना, कुनियत कहा जाता है इसको। अच्छा, अगला देखें, कलमी नुस्खे, दस्तावीज या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? कलमी नुस्खे जो कलम से लिखे जाते हैं, दस्तावीज जो दस्तावीज बनाए जाते हैं, या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं? मखतूता कहा जाता है इनको, मखतूत। क्योंकि खतूत होते हैं ना, देख जैसे नुस्खे बना दिए, खतूत बना दिए, तो मखतूता कहेंगे इनको, इनका जो मजमूआ है इनको मखतूता कहेंगे। अब ये अगला सवाल है, बहरे जुल्मात किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया में 5 तरह के बहुत बड़े बड़े समंदर हैं जिनको इंग्लिश में ओशन का नाम दिया गया है और उर्दू में बहर कहते हैं। ठीक है, हमारी दुनिया में 5 बड़े बड़े ओशन हैं, बहुत बड़े पानी हैं। जब यही बहुत बड़े बड़े पानी लैंड के साथ मिलते हैं तो ये सी बना देते हैं। हमने इनके नाम रखे हुए हैं कि यहाँ पे लैंड जो है इसका, इस सी का नाम ये है, इस सी का नाम ये है, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो पानी है वो 5 ही हैं। इन पानियों को जब लैंड के साथ जब ये मिलते हैं तो हमने खुद इनको नाम दिए हुए हैं कि ये अरेबियन सी है, ये वाला सी है, ये वाला सी है, तो हमने खुद से दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है उसको पैसिफिक ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहरुल काहिल। इसको उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। अगला जो समंदर है, दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ओशन है अटलांटिक ओशन। ये जो अटलांटिक ओशन है इसे कहते हैं बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस इसे कहते हैं। अभी जो बहरे ओकियानूस है, इलामा इकबाल ने इसी अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानूस को बहरे जुल्मात का नाम दिया है। तो पैसिफिक ओशन को बहरुल काहिल कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ये ओशन है, बहर है। अटलांटिक ओशन जो है इसको बहरे ओकियानूस कहते हैं। ये बहरे जुल्मात इसको कहा है इलामा इकबाल ने। इसके बाद दुनिया में तीसरे नंबर पे जो ओशन है, इंडियन ओशन है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन इंडियन ओशन। अब ये जो इंडियन ओशन है, ये दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ओशन है, इसे बहरे हिंद कहते हैं। दुनिया का चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ओशन जो है वो एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन को बहरे मुंजमन जनूबी कहते हैं। और आर्कटिक ओशन दुनिया का सबसे छोटा समंदर है, इसे बहरे मुंजमन शुमाली कहा जाता है। तो ये दुनिया के 5 बड़े बड़े समंदर हैं, यही बड़े बड़े समंदर जिनको बहर कहते हैं। ओशन का मतलब होता है बहर, बहर। और जब यही बहर किसी भी लैंड के साथ, खुशकी के टुकड़े के साथ लगते हैं
तो उनको हमने नाम दे दिया है समंदर, सी का। ठीक है, क्योंकि सी छोटा समंदर होता है, बहर या ओशन बहुत बड़ा समंदर होता है, लेकिन हमारी दुनिया में 5 ही ओशन है। तो ये मैंने ये मैंने आपको नाम लिख दिया यहाँ पे। लेकिन जो अटलांटिक ओशन है इसको बहरे ओकेनूस कहते हैं। इलामा इकबाल ने इसको इसको बहरे जुल्मात का नाम दिया है। और ये जो अटलांटिक ओशन है इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि दुनिया का बिजिएस्ट ओशन है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है, ट्रेड रूट है, वो यही ओशन है, अटलांटिक ओशन। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आपके सामने मिलेगा। दुनिया दिन को भी यहाँ शब्द की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम गाह नूर जहां है। अच्छा, अब देखिए आप समझेंगे एक खबर है नूर जहां की, और तलुके चंद महरूम, कुछ लोग यहाँ पे आने से महरूम हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आने से महरूम है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तुलुके चंद महरूम एक बंदा है, उसने कहा, उस वो कह रहा है कि जो आराम गाह है नूर जहां की, दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समय। ठीक है, कहते हैं कि ये जो होती है ना आराम गाह, यहाँ पे दिन को भी ऐसा समझे उजाला नहीं होता। तो इस तरह से वो इसको बयान करना चाह रहा है कि दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समय है। कहते हैं ये आराम गाह नूर जहां है। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक कब्र है नूर जहां की, वहां पे दिन को भी उजाला नहीं है और स्याही का समय है, तो ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा वो बंदा कह सकता है जो यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है। तो तुलुके चंद महरूम। ठीक है। अच्छा, आगे जादो पैमा जो है ये किसका मफहूम है? ये मुसाफिर कहा जाता है इसको। और अगला देखें, नूर जहां का मिजाज किसकी नजर में आ गया? वही नूर जहां का मिजाज जब भी आपके सामने आएगा, आपने याद रखना इस बंदे का नाम तलुके चंद महरूम। तलुके चंद महरूम, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जाने से महरूम महरूम है। और जो बंदा महरूम होगा उसे क्या पता कि मतलब नूर जहां का मिजाज कहाँ पे है और यहाँ पे रोशनी है भी कि नहीं। अगर हम इनको ट्रिक के साथ करेंगे तो ये चीजें हमें याद रहेंगी काफी टाइम तक। हमने खुद से ट्रिक बनाने हैं, बेशक अच्छे या बुरे, क्योंकि हमने तो चीजों को क्रैक करना है ना। अच्छा, आगे देखें, फलाहत के मायने क्या है? खेती बाड़ी। फलाहत कहते हैं खेती बाड़ी करने को। उसके बाद आगे देखें, सितारा या बादबान के मुसन्निफ कौन है? सितारा या बादबान, मोहम्मद हसन अस्करी। सितारा या बादबान के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन अस्करी। सितारा या बादबान, मोहम्मद हसन अस्करी। ये जो सवाल है आपको इसके जवाब भी आने चाहिए, मतलब सवाल का जवाब फौरन आ जाना चाहिए। जब आपको ये मिले ना कि सितारा या बादबान के मुसन्निफ कौन है, तो आपको फौरन पता होना चाहिए मोहम्मद हसन अस्करी। उसके बाद रवायत और इनफरादी सलाहियत का नजरिया किसने दिया? टी एस एलियट ने। रवायत और इनफरादी सलाहियत का नजरिया किसने दिया? टी एस एलियट ने दिया। उसके बाद बने गुल ले गई बैरून चमन, राज चमन क्या क़यामत है कि खुद फूल है हुमाद चमन। ये जो है ना, ये इस्तारा है। ठीक है, ये इस्तारा है। उसके बाद मौलवी अब्दुल हक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इनको बाबा उर्दू कहा जाता है, बाबा उर्दू कहा जाता है। और सब्र सबसे पहले इन्होंने ही मुतारफ करवाया। सब्र सबसे पहले इन्होंने ही मुतारफ करवाया। उसके बाद आगे देखें तो अल्ताफ हुसैन हाली आ गए हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी काफ़ी सारी किताबें हैं। हयात जावेद है, सर सैयद के बारे में लिखी। और भी काफ़ी सारी इनकी किताबें हैं। उर्दू के पहले तनकीद निगार इनको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उर्दू की तनकीद निगारी, जो तनकीद की पहली किताब है वो भी इन्होंने लिखी थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने इनकी मना जाते बेवा इन्होंने लिखा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन्होंने लिखी हुई हुई हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने इनके बारे में पढ़ा है। अगला देखें, पूरी मजलिस गमो अलम में डूब गई, गमो अलम में डूब गई, गमो अलम में डूब गई। ठीक है। अच्छा, आ, दुरुस्त करें। एक मछली सारे समंदर को, सारे तालाब को गंदा नहीं करती, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। एक मछली सारे जल को गंदा करती है, एक मछली सारे जल को गंदा करती है। उसके बाद मुहावरा। मुहावरे के लिए कितने अल्फाज का होना जरूरी है? कम से कम तो 2 अल्फाज होना। 2 अल्फाज मिलके एक मुहावरा बनाते हैं। ठीक है, कम से कम। उसके बाद देखें, दोबारा से सवाल आ गया है, शिकवा और जवाब शिकवा कौन सी सिनफ में लिखी गई है? आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी पूछा गया काफी दफा।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलामा इकबाल की एक किताब है बांगे दरा, उसमें दो नज़में बहुत फेमस हैं। एक शिकवा शिकवा किताब, शिकवा जो नज़म है, इस नज़म के जवाब में इलामा इकबाल ने जवाब शिकवा नज़म लिखी थी। ये दोनों जो नज़में हैं ये बांगे दरा के अंदर मौजूद हैं। अब जो बांगे दरा है इसके अलावा एक और किताब भी है अरमगान हिजाज, जो उर्दू और फारसी दोनों पे मबनी है। अब कहते हैं ये जो शिकवा और जवाब शिकवा नज़म है ये किस सिनफ में लिखी गई है, यानी कि इनकी कौन कितनी लाइनें, दो लाइन, दो दो लाइनें करके लिखा गया है। दो दो का बंद है, तीन तीन का बंद है, चार चार का बंद है, पांच पांच का, या छह छह का है। ये छह छह का बंद है तो इसको मुसद्दस कहेंगे, ठीक है। शिकवा और जवाब शिकवा ये मुसद्दस में लिखी गई है, ठीक है, मुखम्मस पांच में नहीं लिखी गई। उसके बाद वो नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है, लक़ब, ठीक है। खिताब, जो आपको खिताब मिलता है उसको कहते हैं तखल्लुस। तखल्लुस वो होता है जो आपका कलमी नेम होता है, जैसे इलामा इकबाल का कलमी नेम और बाकी लोगों के कलमी नेम, जैसे इकबाल इनका कलमी नेम हो गया, पेन नेम हो गया। जो अपने नाम की जगह अपने रियल नेम, अपने फुल नेम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसको पेन नेम कहते हैं। सूडो नेम भी कहा जाता है इसको, फुल नेम भी कहा जाता है, रियल नेम भी कहते हैं, पेन नेम भी कहते हैं। इनको उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस यानी तखल्लुस, बिल्कुल, चाहे यहाँ पे अपने नाम की जगह पे दूसरा नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है। तखल्लुस और लक़ब जो है ये कौम की तरफ से किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और उर्दू के आपको सवाल मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखें, दुरुस्त फिक्रा बनाए, नुक्ता चीनी ना करो, नुक्ता चीनी ना करो। और अगला है प्रोफेसर सुहेल। और अच्छा, सबसे पहले हम जवाब को देखेंगे राजा गीत। राजा गीत जो है ये बानो कुर्सिया का, बानो कुर्सिया बहुत ज्यादा फेमस है राजा गीत से रिलेटेड। और गडरिया जो है ये इशफाक अहमद जिनके हस्बैंड ने लिखा था अफसाना, ये राजा गीत जो है ये बानो कुर्सिया का है। और राजा गीत जो है बानो कुर्सिया ने जो लिखा था, इसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार हैं। पहले कभी ये पूछे नहीं गए लेकिन 2022 के पेपर में ये पूछे गए हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। प्रोफेसर सुहेल और कयूम। अच्छा, प्रोफेसर सुहेल कयूम और सैनी, चार। ये जो किरदार है ये किस नावल के किरदार है, क्योंकि एक नावल है राजा गिद्ध जो बानो कुचिया ने लिखा है, जिसके शोहर का नाम मैंने आपको बता दिया था, इशफाक अहमद है। तो राजा गिद्ध उन्होंने लिखा है, बानो कुचिया ने। और राजा गिद्ध जो है इसके चार किरदार आपको पता होने चाहिए, प्रोफेसर सुहेल कयूम और सैनी। कभी कभार पूछ लेता है। उसके बाद गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिंध से है, खतूत से, गुब्बारे खातिर। उसके बाद इलाम, यहाँ पे मिर्जा गालिब के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1797 में आगरा में पैदा हुए, आग में पैदा हुए, ठीक है, आग से आगरा। 1869 में इनकी वफात दिल्ली के अंदर हुई थी। फैज अहमद साहब के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1911 में सियालकोट में पैदा हुए, 1984 में इनकी वफात हुई थी। लाहौर के अंदर इनको 1962 में लेनिन प्राइज भी मिला है। और इनकी नज़म हार्ट अटैक है, नुस्खा हाय वफा इन्होंने लिखा है, जिंदान नामा लिखा है, फिल्म जागा हुआ सवेरा इनसे इनसे रिलेटेड है। और भी काफी सारी इनसे रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आपने लाजमी करनी है, आप इन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और अगर आगे देखें तो आगे है यहाँ पे इलामा इकबाल। इलामा इकबाल की कब्र बनाई गई है इलाम की कब्र भूम में, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो मौलाना रूम की कब्र के साथ, मौलाना रूम की कब्र के साथ इनकी कब्र बनाई गई है पूर्णिया में। तुर्की का एक शहर है पूर्णिया, ठीक है, वहां की पूर्णिया में, यहाँ पे पूर्णिया के अंदर मौलाना रूम की कब्र के साथ इनकी इलामती कब्र बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब आप इसकी वीडियो भी देखेंगे मौलाना रूम की कब्र, तो इनकी कब्र के साथ आपको इलामा इकबाल की इलामती कब्र भी दिखेगी। और इसके बाद इसरारुल हक का असल नाम है, ये काफी दफा पेपर में पूछते हैं कि इसरारुल हक किसका असल नाम है। मजाज लखनवी का असल नाम जो है वो इसरारुल हक है। मजाज लखनवी, इसरारुल हक, ठीक है। लेकिन जब भी मजाज आएगा ना, आप कहेंगे मजाज यानी कि उसका क्या मजाज है, उसको क्या इसरार है, तो मजाज से ही आपने इसरार पकड़ लेना है। मजाज लखनवी, मजाज से ही आपने याद रखना इसरार के, उसको क्या, उसकी क्या मजाल है, उसकी क्या, उसको क्या इसरार हो सकता है उस बंदे को,
तो जब भी मजाज लखनवी आएगा, आपने इसका असल नाम जो है यहीं से पकड़ना है, उसको क्या मजाल है, उसकी क्या मजार है, उसको क्या इसरार हो सकता है। तो मजाज लखनवी का असल नाम है इसरारुल हक। उसके बाद अगला सवाल है, वहादतुल वजूद को किस शायर ने बढ़ता है। वहादतुल वजूद को मीर तकी मीर ने बढ़ता है। इसका चेक करना पड़ेगा वहादतुल वजूद का, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं मुख्तलिफ पेपर में। वहादतुल वजूद को किस शायर ने बढ़ता है, इस सवाल को आप चेक कर लीजिएगा लाजमी, और मुझे बताइएगा वहादतुल वजूद को किस शायर ने बढ़ता है, मीर तकी मीर ने या मीर हसन ने। इसको चेक कर लेना। अच्छा, उसके बाद दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं, 1 1 2 11। 1 1 2 11 ये है। उसके बाद जुगन नात आज़ाद की आंखें तरसतियां हैं का ताल्लुक किस सिन्फ से है। सवानाए निगारी, यानी कि खुद से लिखी हुई एक इनकी इनके बारे में लिखी हुई किताब कह सकते हैं। जुगन नात आज़ाद की आंखें तरसतियां हैं, यानी कि इन्होंने अपने बारे में इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद असीर आबिद, असीर आबिद ने दीवाने गालिब का किस जुबान में तर्जमा किया। असीर आबिद ने दीवाने गालिब का पंजाबी में तर्जमा किया। और उसके बाद अगला है, दुरुस्त फिक्रा बताएं, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे ना, ये है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला पेपर है हमारे पास, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली जिसको ख्याल खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। ये सवाल बहुत फेमस है, मौलाना जफर अली खान से रिलेटेड है। ये शेर इनका है, तो इसको भी ऐड कर लेना। जब हमने पर्सनैलिटीज की थी मौलाना जफर अली खान और बाकी चीज़ें भी हमने की थी, तो मैंने बताया था जफरुल मिल्लत और बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान को कहते हैं। मैंने इनके नाम से ही बताया था आपको। और इनका एक मैंने आपको जमींदार, आपको एक रिसाला भी बताया था मौलाना जफर अली खान का। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। इनका एक शेर है बहुत फेमस है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का, आप अपनी हालत के बदलने का। ये बहुत फेमस शेर है, ये आपने लाजमी करना है, ये पेपर में आता है। उसके बाद एक और चीज पूछी जा रही है, ये भी आप देख लेना। जुबान पे इस तरह की जो मुश्किल चीजें लगी ना फिलहाल आप जो बहुत मुश्किल आपको लगा करें तो फिलहाल उसको छोड़ दिया करें, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। मौलाना शिबली नुमानी की आप बीती किसने लिखी। मौलाना शिबली नुमानी की आप बीती, यानी कि इनकी आप बीती इनके बारे में किसने लिखा, मौलाना शिबली नुमानी। इन खालिद नदीम ने इनके बारे में लिखा, मौलाना शिबली नुमानी के बारे में। अच्छा, आगे अगला सवाल है, आंखें फेरना से क्या मुराद है। बेमुरव्वत हो जाना, आंखें फेर लेना, बेमुरव्वत हो जाना। आंखें फेर लेना, बेमुरव्वत हो जाना। अब ये जो है ना, ये एक इडियम या प्रोवर्ब की तरह आता है कि आंखें फेर लेना, बेमुरव्वत हो जाना। उसके बाद दर्ज झैल में से कौन सा मुरक्कब उत्फी है, तो जोको शौक। जोको शौक। अब जिसके दरमियान में वाव आ जाए और दो लफ्जों को कनेक्ट करे, मुरक्कब उत्फी उत्फी कहलाता है। तो इसको जोको शौक जो है, ये वाव आ रहा है, दो को कनेक्ट किया जा रहा है, जोको शौक एक ही तरह की आवाज आ रही है, तो ये चीज को मुरक्कब उत्फी कहेंगे। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि इस्माइल मेरठी जो है, इस्माइल मीरठी, इनको क्या कहते हैं, बच्चों के लिए जिस बंदे ने सबसे ज्यादा नज़में लिखी हैं उनको इस्माइल मीरठी कहा जाता है। और ये वो बंदा है जो जिसके उस्ताद मिर्जा गालिब हैं। मिर्जा गालिब के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। 1797 में आगरा में पैदा हुए, 1869 में दिल्ली में इनकी वफात हुई, ठीक है। मिर्जा गालिब के यहाँ पे कुछ शेर हैं, उनको भी देख लेते हैं। जब मिर्जा गालिब की बात हो ही रही है, हमने पहले भी डिस्कस किए थे इनके शेर मिर्जा गालिब के। मिर्जा गालिब के कुछ शेर हैं हमारे सामने, इनको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। कि जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। देखें दोनों शेर दुआ से रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखें, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पनाह हो गई।
नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, कागजी पैराहन हर पैकर तस्वीर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, पांच के पांच शेर मिर्जा गालिब के, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत दफा ये रिपीट हुए हैं। मैंने खुद इनको देखा है पेपर में, पास पेपर में। ये पांच आपने लाजमी करने हैं, मिर्जा गालिब जब भी करें उनके पांच शेर आपको आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद सर सैयद के बारे में भी हमने काफी सारी, सर सैयद अहमद खान है, 1817 में पैदा हुए। 1817 में पैदा हुए और 1898 के अंदर इनकी वफात हुई थी। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखें, यहाँ पे है हाफिज महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन है। अच्छा, अब एक बंदा है हाफिज महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन है। अब ये एक बंदा है हाफिज महमूद शेरानी, इसके मुताबिक उर्दू का पहला जो शेर है वो है मसूद साद सुलेमान, साद सुलेमान। मसूद साद सुलेमान, मसूद साद सुलेमान। लिसानुल असद से क्या मुराद है, इसे ये किसे कहते हैं, ये अकबर अला आबादी को कहा जाता है, अकबर अला आबादी को कहा जाता है। उसके बाद शायरी में इक़्तिदार से मुराद क्या है, आमियाना। आमियाना, इक़्तिदार से मुराद है आमियाना। ये जो 100वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा आपको पेपर में मिलेगा। ये जो क्या कहते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद, हमने डिस्कस किया, उर्दू के पहले नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के दो अफसाने आपने याद रखने हैं, एक है फसाना मुब्तला और एक है तौबतुन नसूह। फसाना मुब्तला और तौबतुन नसूह। ये जो मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार है, ये जाहिर है। मिर्जा जाहिरदार बेग या ताहिरदार बेग, मेरा ख्याल जाहिरदार, मेरी जाहिरदार बेग है। मिर्जा जाहिरदार बेग का जो किरदार है पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है, ये किस अफसाने में मिलता है, ये तौबतुन नसूह में मिलता है। काफी जगह पे आपको फसाना मुब्तला भी दिखेगा इसके, तो ये तौबतुन नसूह में मिलता है। इसको यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके बताता हूँ ताकि आपको यहाँ से आइडिया हो जाए, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है, ये अक्सर आप बच्चों को कंफ्यूज करता है। मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार, एक चीज आपने याद रखनी है कि डिप्टी नजीर अहमद के दो जो अफसाने हैं, एक अभी हमने डिस्कस किया कि तौबतुन नसूह है, और एक दूसरा है और फसाना मुब्तला। लेकिन ये जो मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार है ये किसके अंदर है, अब हमने ये देखना है। मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार, आपको सर्च करना भी बता रहा हूँ, क्या कुछ करना है इन चीजों को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है, देखें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये देखें। मिर्जा जाहिर बेग का किरदार किस नावल में है, डिप्टी नज़ीर अहमद का जो अफसाना है तौबा तुन नसूह, इसके अंदर है, ठीक है ना। तौबा तुन नसूह के अंदर है, तौबा तुन नसूह, तौबा तुन नसूह। तो यहाँ पे हमें एक और सवाल भी मिला है डिप्टी नज़ीर अहमद से, कि उर्दू के पहले नावल निगार जो है, मिरात, उर्दू का पहला नावल मिरातुल अरूज के मशहूर किरदार कौन से हैं। तो ये देखें, हमने ये तो देखा कि उर्दू के पहले नावल निगार ये हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, उनका पहला नावल कौन सा है, मिरातुल अरूज। और ये काफ़ी सारे इनके नावल हैं, उर्दू के पहले नावल निगार है तो काफ़ी सारे नावल होंगे, अफसाने भी होंगे, लेकिन इनके ये नावल हैं। तौबतुन नसूह हो गया, फसाना मुब्तिला हो गया, मिरातुल अरूस हो गया। और मिरातुल अरूस के अंदर भी किरदार है, हमने इसके तीन नावल देखे हैं, पहला फसाना मुब्तिला है, तौबतुन नसूह है, तौबतुन नसूह के अंदर इनका किरदार है मिर्जा जाहिरदार बेग का। इनका एक नावल है मिरातुल अरूस, मिरातुल अरूस के अंदर असगरी और अकबरी का किरदार है। असगरी और अकबरी का किरदार है, ये आपने देखना है, आपने खुद भी सर्च करना है। फिसाना मुब्तला के मशहूर किरदार कौन से हैं, अब इसके भी किरदार आ गए, मुब्तला, हरियाली, गैरत बेगम, तो ये भी इसके किरदार आ गए हैं काफी सारे। तो इस तरह से आपने इन चीजों को करना है। अभी आप इन तीन नावल को ही याद रखें, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने कि अबू जाफर अल तूरी की कौन सी तालीफ है, अबू जाफर अल तूरी की कौन सी तालीफ है, अल इख्तिसार, अल इख्तिसार,
अबू जाफर अल-तूरी की कौन सी तालीफ है? अल-इत्तिसार। उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है, उर्दू की वो सिर्फ जिसमें किसी वाक़ई मुल्क या शाम की तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं सिफ्त निस्बती, निस्बत, सिफ्त निस्बती। देखिए जो ग्रामर से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे आपने उनको यहीं से याद कर लेना। अगर आप अलग से ग्रामर करने बैठेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और आप एक सवाल करेंगे तो आपको भूल जाएगा। अगर आप यहाँ से सवाल करते हैं जो आपको पास पेपर से मिलते हैं इसको अच्छे से करते हैं तो आपको ये चीजें काफी टाइम तक याद रहती हैं। आपको पता चल जाएगा अच्छा मुझे ग्रामर का ये सवाल मिला था और ये इस तरह से होगा, अगर अगली दफा वो सवाल आएगा तो वो आपको आता होगा। उसके बाद उर्दू का लफ्ज सबसे पहले कहाँ पे इस्तेमाल हुआ था? तो ये तुझ के बाबरी में इस्तेमाल हुआ था। बाबर की किताब तुझ तुझ के बाबरी, उसमें उर्दू का पहला लफ्ज, पहली बार उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। ख्यालिस्तान किसका मजमुआ है? ख्यालिस्तान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम का मजमुआ है। सज्जाद हैदर यलदरम का एक मजमुआ है ख्यालिस्तान। एक रेगिस्तान होता है, एक ख्यालिस्तान होता है, नखलिस्तान भी होता है। तो ख्यालिस्तान एक बंदा है सज्जाद हैदर यलदरम, इसको ये बहुत ज्यादा ख्याल करता था। सज्जाद हैदर यलदरम जो है आप ऐसे कह लें कि किसी भी इंसान को याद रखें, उसके मोहल्ले का एक बंदा है सज्जाद हैदर यलदरम जो मोहल्ले में बैठा रहता है और ख्याल करता रहता है, लोगों के बारे में सोचता रहता है। ये इस ख्यालिस्तान यानी कि इसका मजमुआ क्या होगा? ख्यालिस्तान, ठीक है। लोगों ने इसको ख्यालिस्तान कहना कहना शुरू कर दिया। ये बंदा तो ख्यालिस्तान है। तो सजाद हैदर यलदरम जब भी आपके सामने आएगा आपने याद रखना ये वो बंदा है जिसको लोगों ने ख्यालिस्तान कहना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं ख्यालिस्तान इनका मजमुआ है। कफन किसका मजमुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत पेपर में आता है। मुंशी प्रेमचंद। हमने ये सवाल किया था या नहीं किया था, इसको भी कवर कर लें कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है धनपत राय। इनका एक मजमुआ है कफन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब दोबारा आ गए हैं, मैंने कहा था इनको सफर करने का बड़ा शौक था। तो सफरनामे सबसे ज्यादा मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने लिखे हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं से ही सवाल, इनके क्वेश्चन, इनके यहाँ से ऑप्शन से ही सवाल और जवाब निकालने हैं हमने। तो यहीं से ही हम करेंगे तो हमारे सवाल जो हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज को पकड़ लें, बाकी चीजें बाद में। फोर्ट विलियम कॉलेज को सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? सबसे पहले तो ये सवाल है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 के अंदर बना था कोलकाता के अंदर। और 1800 के अंदर बना है कोलकाता में। ये हिस्ट्री का सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना। 1800 के अंदर कोलकाता में बना है। और इसके पहले जो अच्छा ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में 1800 के अंदर बना है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर किताब कौन सी है? अब ये जो कॉलेज है इसकी सबसे मशहूर किताब कौन सी है? आराइश महफिल। आराइश महफिल जो है ये इसकी सबसे मशहूर किताब है, आराइश महफिल, ठीक है। आगे देखते हैं, शाहीन परिंदे को किस शायर ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया? इलामा इकबाल ने, बिल्कुल इलामा इकबाल ने किया। इनको पाकिस्तान को भी शाहीन कहते हैं ना, तो शाहीन परिंदे का इस्तेमाल इन्होंने ही कहा था। और शाहीन के बारे में एक और भी पेपर में आता है कि ये सबसे प्रवाज में तेज है जिसकी वजह से इसको शाहीन का नाम दिया गया। अगला है, औद हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ है? औद हिंदी उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफ है? इसको चेक कर लेते हैं। औद हिंदी उर्दू मुअल्ला। गालिब के खतूत को कहते हैं उर्दू मुअल्ला, ठीक है। और हिंदी उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत को कहा जाता है। गालिब के उर्दू फारसी खतूत का खतूत कहते हैं, ठीक है। तो ये गालिब हैं, गालिब के जो खतूत हैं उनको और हिंदी और उर्दू मुअल्ला कहा जाता है, ठीक है। ये एक सवाल नया मिला है, गालिब में ऐड कर लेना। जब ये पर्सनैलिटीज करते हैं ना तो इन सवालों को ऐड करते रहें। जितनी मैंने 30 पर्सनैलिटीज आपके सामने आपके साथ शेयर की हैं, आपने क्या करना है उसमें जो जो सवाल यहाँ से मिलता है इनको ऐड करते रहें। और जो इनके शेयर हैं वो आपको पता होने चाहिए। इस तरह से करते करते ना आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी।
उसके बाद मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी क्या है? मीर तकी मीर, मीर तकी मीर दरियाए इश्क इनकी मशहूर मसनवी है। उसके बाद तसद्दुक हुसैन खालिद, मीरा जी और नून मीम राशिद में क्या चीज मुश्तरक है? नून मीम राशिद, मीरा जी और हुसैन खालिद में क्या चीज मुश्तरक है? आजाद नजम मुश्तरक है। अब आप कहेंगे आजाद नजम, आजाद नजम लिखी है इन्होंने नून मीम राशिद ने। आजाद नजम लिखी है नून मीम राशिद ने। नून मीम राशिद को नजर मोहम्मद, नजीर नजर मोहम्मद भी कहते हैं, नून मीम राशिद को। इन्होंने आजाद नजम लिखी है, आजाद नजम के बानी हैं ये। इनको देखते देखते बाकी और लोगों ने भी आजाद नजम लिखनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर में दे दिया है सवाल कि इन तीनों में क्या चीज मुश्तरक है, तो आजाद नजम मुश्तरक है, इन्होंने सबने लिखी है। उसके बाद अगला सवाल, शाम ही से बुझा सा रहता है। अब ये भी वही सवाल है ग्रामर से रिलेटेड। ये भी आपको, आपने ग्रामर के वो सवाल करने हैं जो आपको पास पेपर्स में मिलते हैं, ताकि यहीं से आपके जो हैं अगले सवाल बनने शुरू हो जाएं। ये ग्रामर के सवाल आपने यहीं से देखने हैं, ठीक है। और अगला है, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। हम ये चीज पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था मौलवी अब्दुल हक जो हैं, और इनके बारे में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सब्र सबसे पहले इन्होंने तख्लीक किया था। अब इस तरफ आते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के हमने 3 नावल देखे। क्योंकि नावल निगार हैं तो नावल लिखते हैं, इनके हमने 3 नावल देखे। सबसे पहले फसाना। फसाना में काफी सारे किरदार हमने देखे थे। फसाना एक फसाना मुबतिल, मतलब हमने एक नावल देखा इनका फसाना मुबतिला। और दूसरा नावल नावल देखा तौबतुन नसूह, जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस किरदार है। उस किरदार का नाम है जाहिद दार बेग। और तीसरे नंबर पे इनका नावल जो देखा है हमने वो है मिरातुल अरूस। मिरातुल अरूस में अस्करी और अकबरी के किरदार हैं, आपने देख लेने हैं। और कौन कौन से किरदार हैं इसके अंदर? उसके बाद आगे देखते हैं। ये सवाल, जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब कौन सी है? ये सवाल मैंने आपको बताया था इल्ताफ हुसैन हाली के बारे में, कि इल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का पहला तनकीद निगार कहा जाता है। इनकी एक किताब है मुकदमा शेर व शायरी, जिसको उर्दू की पहली तनकीदी किताब भी कहा जाता है। जदीद तनकीद पर उर्दू की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी है, और ये जिसकी है इल्ताफ हुसैन हाली की। आगे देखें, परवीन शाकिर की तसनीफ हमने पढ़ ली थी, खुशबू, ठीक है। खुशबू। खुशबू के बाद हमने कुछ और चीजें भी इनकी देखी थी, वो भी आपने लाजमी देखनी है दोबारा से। आगे है अगला, इलामा इकबाल की किस फारसी किताब का दिबाचा उर्दू में है? ठीक है, तो ये आपने देख लेना है फारसी किताब का दिबाचा उर्दू में, ये प्याम मशरिक या, लेकिन ईरान अरमगान हिजाज जो है, अरमगान हिजाज दोनों पे मबनी है। किस फारसी किताब का दिबाचा उर्दू में? ये प्याम मशरिक है। पेपर में प्याम मशरिक का पूछा गया था कि ये कब लिखी गई, इसके बारे में आपने देख लेना है प्याम मशरिक के बारे में, कि प्याम मशरिक कब लिखी गई। रिसाला फनून किसकी तहरीर है? ये हम पढ़ चुके हैं, अहमद नदीम कासमी, जिनका असल नाम अहमद शाह ऐवान है, इनकी है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में पढ़ चुके हैं, पेशे के लिहाज से बैंकर हैं। तंजो मिजा या मिजा निगारी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इनके काफी सारे नावल, इनके काफी सारी चीजें इनकी हमने देखी थी, जो आपने कवर करनी है। और अगला है गर्मी सर्दी तारीखी, ये सब क्या है? ये इसमें कैफियत है। और कशीदा खातिर होना का क्या मतलब है? कशीदा खातिर होना, नाराज होना। उसके बाद उर्दू तनकीद पर एक नजर, ये किसने लिखी? कलीमुद्दीन अहमद ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। इनको आपने ट्रिक्स के साथ याद करेंगे तो ये चीजें जल्दी आपको याद हो जाएंगी। अगला है वो नज़म जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाए, तरजीह बंद होता है। जाहिर सी बात है, जब एक मिसरा बार बार दोहराया जाएगा वो बंद तो होगा, लेकिन तरजीह बंद होगा, ठीक है। और अंधा क्या जाने, बसंत की बहार और लंदन की एक रात, ये किसने लिखा है? ये सज्जाद जोहेर ने लिखा है, ठीक है। सज्जाद जोहेर ने लिखा है ये। उसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखें अल फारूक, अल फारूक का मुसन्निफ कौन है? शिबली नुमानी। शिबली नुमानी जो है ये अल फारूक के मुसन्निफ हैं। और यहाँ पे आ गया सर सैयद अहमद खान, 1817 में पैदा हुए, 1898 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। आप आगे देखते हैं, तुफ़ैल मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब है, इसका मफहूम क्या है? खंडर, खंडरा बचा कहाँ, ठीक है। ये सवाल आपने खुद भी सर्च करने हैं, जो भी ग्रामर आएगी इन चीज़ों को आपने खुद देखना है। और जो जो चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड मिलेंगी वो आपने अपने पास सेव करते रहना है। उसके बाद शेर में किस शख्स, मकाम या वाक़ये की तरफ इशारा किया मतलब इशारा क्या कहलाता है? तलमीद, ठीक है। और इल्लामा इकबाल की कब्र किसके, इल्लामा इकबाल किसको अपना उस्ताद मतलब फख्र महसूस करते थे, उस्ताद मानते थे और अपने आप को शागिर्द मानते थे? मौलाना रूम जो है ये पूर्णिया के अंदर तुर्की के अंदर इनकी कब्र है, ठीक है। उसके बाद गजल नीमो वैशी सिंह शायरी है, ये किसका कॉल है? ये कलीमुद्दीन अहमद का है। हमने कलीमुद्दीन अहमद को पहले पढ़ा। ये वैसे फेमस है नहीं कलीमुद्दीन अहमद, लेकिन इनके सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो अब जो जो सवाल आए हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद उर्दू शायरी के अलावा मिर्जा गालिब ने किस में नाम पैदा किया? खतूत में। हमने खतूत पढ़ा था इसका, इन्होंने खतूत में बहुत नाम पैदा किया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार, ये बहुत दफा पेपर में आ चुका है। ये सवाल देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ पे दफन है? फलस्तीन में दफन है। मावरा किसका मजमूआ है? ये नून मीम राशिद का है। मुसव्वरे गम किसे कहते हैं? राशिद अल खैरी को कहते हैं। और रिसाला तहजीबुल इखलाक ये किसका है? ये किस रसाले के तरफ था? ये भी जमाना है, तो ये भी आपने देख लेना, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर।